हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पीएस टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग टीएसटी पीएसटी जीआरसी नेट जीआरएफ के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 62 हल करेंगे, जिसमें हमारा टेस्ट पेपर नंबर 7 होगा, जो कि आपके एकदम पाठ्यक्रम पर आधारित, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक उसी तरह से आपको पाठ्यक्रम पर आधारित आपको टीएसटी पीएसटी जीआरसी के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। यहाँ आपको तरह तरह के आपको नोट्स मिलते हैं, जैसे कि आपका जियोग्राफी का हो गया, पॉलिटी का हो गया, ठीक है, और थॉट संबंधी जो हो गया, यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो भी मैं वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिस कराता हूँ, इसका पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पे भेजता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 62। फ्रेंड्स, समय बहुत कम है, कभी भी फॉर्म आ सकता है, तो आप लोग ये मत समझिए कि कुछ अनियमितताओं के कारण फॉर्म नहीं आ रहा है तो हम अपनी तैयारी ना करें। फ्रेंड, जिस दिन फॉर्म आ गया तो उसके बाद समय कम बचेगा, ठीक है। रिजल्ट भले से 2 महीने 3 महीने 4 महीने लेट हो जाए, लेकिन आपके एग्ज़ाम तो होंगे ही, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 62। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था, यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा कथन था और यह कथन आपके वाल्टेयर का है। किसका है? वाल्टेयर का है। वाल्टेयर ने कहा था कि जो प्रथम राजा है वह क्या, एक भाग्यशाली योद्धा था। किसने कहा था? ये आपके वाल्टेयर महोदय ने कहा था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वाल्टेयर। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 देखिए कह रहा है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, कई बार आप लोगों को प्रैक्टिस शीट के माध्यम से इस तरह के प्रश्न देखने को मिले होंगे, सेम यही प्रश्न। तो मुझे लगता है कि सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं प्रश्न नंबर 2 का, ठीक है। तो जो लोग अभी तक हमारे प्रैक्टिस शीट को हल नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो वे हल करते चलें, क्योंकि देखिए अब वही प्रश्न आपको कहीं कहीं अलग वे में देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रश्न वही होगा, थोड़ा सा घुमा के होगा। तो प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा, हीगल, ठीक है। हीगल का यह कथन था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ठीक है फ्रेंड्स। ये किसका कथन है? हीगल का है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 3। 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है, सामाजिक संविदा सिद्धांत संबंधित है, ठीक है। जो सामाजिक संविदा सिद्धांत संबंधित है, तो फ्रेंड्स ये किससे है? तो ये राज्य की उत्पत्ति से संबंधित, ठीक है। जो राज्य की उत्पत्ति के विषय में जो सिद्धांत दिए गए हैं, उनमें से एक हमारा सामाजिक संविदा सिद्धांत भी है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो डी है ये राइट आंसर हो जाएगा, राज्य की उत्पत्ति से। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4। 4 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, लोक कल्याणकारी राज्य जो है किसे कहा जाता है? तो जो आपका ऑप्शन डी दिया है, व्यक्तिवाद एवं समाजवाद की मध्य की जो स्थिति थी, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाद एवं समाजवाद की मध्य। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि यह किसका विचार है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल कल्पना मात्र है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यह विचार आपके जीडीएच कोल का है, ठीक है। किसका है? जीडीएच कोल का है, यानी कि जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर हो जाएगा, जीडीएच कोल। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 6 देखिए आपका है, थोड़ा सा ऑप्शन इसमें बड़े हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत की विशेषता नहीं है। यानी कि जो राज्य की उत्पत्ति के जो दैवीय सिद्धांत की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, उसमें इन चारों में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी होगा इसमें, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी देखिए क्या कह रहा है कि इसने सामान्य जन में कानून और शासन सत्ता के प्रति निष्ठा उत्पन्न की। तो फ्रेंड्स, यह आपकी विशेषता नहीं है, किसकी? राज्य की जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, यह उसकी विशेषता नहीं है। बाकी आपके ए बी सी, ए बी और डी ये विशेषता है, लेकिन सी आपकी विशेषता नहीं है। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्य के पितृसत्तात्मक उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थक है। तो सत्तात्मक जो उत्पत्ति के जो सिद्धांत है इसके जो समर्थक हैं इन चारों में से आपके जो लीकॉक महोदय हैं, ठीक है, कौन लीकॉक महोदय ये हैं। और आपके एक समर्थक सबसे बड़े समर्थक आपके कौन है, हेनरी मेन है, ठीक है, हेनरी मेन भी है। तो यदि ऑप्शन में हेनरी मेन भी रहे तो दोनों को आप लोग लगाएंगे, ठीक है, लीकॉक और हेनरी मेन दोनों को। तो हमारा हेनरी मेन नहीं है तो ऑप्शन ए राइट केवल हो जाएगा लीकॉक। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 8 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 देखिए फ्रेंड्स कह रहा है आधुनिक उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद से किस प्रकार भिन्न है। देखिए आधुनिक जो उदारवाद है आपके शास्त्रीय उदारवाद से किस प्रकार से भिन्न है। तो फ्रेंड्स यह जो उदारवाद है क्या करता है, सभी प्रकार के अधिनायकवाद और शोषण के मुक्त विश्व के पक्ष में होता है। कौन, आधुनिक उदारवाद, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन ए प्रश्न नंबर 8 का, ठीक है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 देखिए कह रहा है संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यह कथन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत इजी, कई बार आप लोग इससे प्रैक्टिस के माध्यम से कर चुके होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका बिलोबी होगा, ठीक है। बिलोबी का यह कथन है कि संप्रभुता जो क्या है, राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। किसका कथन, बिलोबी का, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न नंबर 10। देखिए फ्रेंड्स अब हमारे चैनल पे आप लोगों को जूनियर, जो लोग जूनियर के जो वैकेंसी आने वाली है 25 तारीख से जिसका फॉर्म भरा जाएगा, मैंने कहा था कि बहुत जल्द ही फॉर्म आ जाएगा। तो 25 तारीख से आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, 25 तारीख से इसका फॉर्म भरा जाएगा और 18 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होगा। तो बहुत कम समय है, तो आप हमारे चैनल पर उसके भी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं, जिसमें आपके जीएस का जो पोर्शन होगा उसका यहाँ पे, जो कि आपके टीएसटी पीएसटी सब में काम आएगा फ्रेंड्स। तो जो लोग जूनियर का पेपर देंगे वे आप टीएसटी के भी उसे पेपर देने वाले लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के सामाजिक कल्याण सिद्धांत का समर्थक नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो सामाजिक कल्याण सिद्धांत का समर्थक नहीं है कौन। तो देखिए जो आपके हर्बर्ट स्पेंसर हैं, ठीक है, ये आपके अधिकारों का जो सामाजिक कल्याण का जो सिद्धांत होता है उसके ये समर्थक नहीं है, ठीक है। कौन, हर्बर्ट स्पेंसर। तो ऑप्शन जो आपका डी है ये राइट आंसर हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 11 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थक नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए प्राकृतिक अधिकारों की बात आ गई है। तो देखिए प्राकृतिक अधिकार में देखिए हमारे हॉब्स, मिल्टन, लॉक तीनों ही समर्थक हैं, लेकिन जो बोशांके है ये प्राकृतिक अधिकारों को नहीं मानता है। कौन, बोशांके। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बोशांके। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 12 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स जो वैज्ञानिक समाजवाद सभी लोग जानते हैं कि कार्ल मार्क्स को माना जाता है, किसे, कार्ल मार्क्स को। तो ऑप्शन सी में देखिए मार्क्स केवल दिया है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मार्क्स। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 13 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 13 देखिए कह रहा है फ्रेंड्स वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य विभेदीकरण किया गया। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं, वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य विभेदीकरण किया गया, किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। तो यह विभेदीकरण आपके जो लास्की है, ठीक है, कौन, लास्की, यानी कि एच.जे. लास्की के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एच.जे. लास्की द्वारा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 14 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है फ्रेंड्स लोकप्रिय संप्रभुता का विचार किसने दिया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न, जो लोकप्रिय संप्रभुता का विचार है यह किसने दिया था। तो यह आपके रूसो ने दिया था, ठीक है, किसने, रूसो ने दिया था। रूसो का पूरा नाम क्या है, जीन जैक्स रूसो, ठीक है, क्या नाम है पूरा, कभी कभी पूछ सकता है। तो जीन जैक्स रूसो, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रूसो। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 15 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र का बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 15 नंबर का जो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी हो, सॉरी फ्रेंड, सी होगा,
डी टॉकविले, ठीक है, कौन सा, डी टॉकविले होगा। इन्होंने क्या किया है, जो लोकतंत्र का बहुमत की जो निरंकुशता है, ठीक है, इसका, ठीक है, निरंकुशता के रूप में वर्णन किया है, ठीक है, लोकतंत्र का बहुमत की जो निरंकुशता के रूप में वर्णन किया है किसने, डी टॉकविले। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन के लिए कौन लोक विवेक पर बल देता है। प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन के लिए कौन लोक विवेक पर बल देता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें ऑप्शन ए होगा मैकफर्सन, ठीक है, मैकफर्सन, ठीक है, मैकफर्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रारंभिक ज्ञात उदाहरण पाया जाता है। तो फ्रेंड्स सभी लोग जानते हैं कि जो ये राजनीति की जो राजनीति शब्द की उत्पत्ति हुई है, या राजनीति की उत्पत्ति की भी कह सकते हैं, तो आपके एथेंस से शुरुआत हुई है। तो जो भी आपका लोकतंत्र प्रजातंत्र की जब बात आती है तो एथेंस ही माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एथेंस। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो बहुत इजी प्रश्न है, मनु के अनुसार, ठीक है, वह दैवी सिद्धांत को मानता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दैवी सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, लोकतंत्र की सफलता के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया। तो आनुपातिक की बात आ रही है फ्रेंड्स। तो आनुपातिक का जो समर्थन किया था आपके जेएस मिल ने, किसने, जेएस मिल ने, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया वे हमारे जेएस मिल महोदय हैं, इन चारों में से, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य समर्थक था। कौटिल्य का और क्या नाम था, चाणक्य था। और क्या नाम था, विष्णुगुप्त था। तो इसके 3 नाम है, कंफ्यूज कभी मत होइएगा कि कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, ठीक है। तो कौटिल्य समर्थक था किसका, तो कौटिल्य जो था वह कल्याणकारी, ठीक है, वो राज्य को क्या बनाना चाहता था, कल्याणकारी बनाना चाहता था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य का। अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर का प्रश्न। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कौन विधायिका को कानून निर्माण हेतु उपयुक्त निकाय नहीं मानता है। बहुत अच्छा प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। तो फ्रेंड्स जो जीएस मिल महोदय हैं, यह विधायिका को कानून निर्माण के लिए उपयुक्त निकाय नहीं मानते हैं। कौन, जेएस मिल महोदय। तो ऑप्शन जो बी है ये राइट आंसर हो जाएगा, जेएस मिल। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 23 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 23 देखिए कह रहा है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है। तो फ्रेंड्स एक ऑप्शन हमारा छिप रहा है, तो वह कौन सी प्रणाली होती है। तो फ्रेंड्स वह जो प्रणाली होती है आपकी शक्तियों का पृथक्करण करती है, ठीक है, क्या करती है, शक्तियों का पृथक्करण करती है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग ब्रीफ हो लेते हैं कि किस प्रकार से वह शक्तियों का पृथक्करण करती है। तो देखिए फ्रेंड्स जो अध्यात्मक शासन प्रणाली होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करती है वह। इसमें सरकार के तीनों अंगों के मध्य विधायिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका क्या होती है, उनकी शक्तियाँ बटी होती है। साथ ही साथ यह व्यवस्था अवरोध एवं संतुलन के सिद्धांतों पर कार्य करती है। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ द लॉज में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ये भी बहुत अच्छा, देखिए इसमें से एक प्रश्न बन सकता है कि मॉन्टेस्क्यू की वह कौन सी पुस्तक है जिसमें उन्होंने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो उस पुस्तक का नाम याद कर लीजिए, स्पिरिट ऑफ द लॉज। कौन सी, स्पिरिट ऑफ द लॉज। अगले प्रश्न की तरफ आगे, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 24 नंबर का प्रश्न। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एकात्मक शासन की विशेषता है। तो फ्रेंड्स एकात्मक शासन की विशेषता क्या होती है, तो जो उसमें शक्तियाँ होती है फ्रेंड्स वह केंद्र के पास होती हैं। क्या होती है, जो उसकी सारी शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं। तो देखिए डी ऑप्शन जो है, सभी शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर का प्रश्न। 25 नंबर देखिए कह रहा है दबाव समूह मुख्यतः माध्यम है, ठीक है, दबाव समूह मुख्यतः माध्यम है, किस चीज का माध्यम है, दबाव समूह। दबाव समूह के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स दबाव समूह
क्या करते हैं, वह अपने हितों के लिए सरकार पे दबाव डालते हैं, ठीक है। यानी अपने हित का वो क्या करते हैं, केवल ख्याल करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हित अभिव्यक्तिकरण, ठीक है। वह पर्सनल के हित के लिए क्या करते हैं, दूसरे पे दबाव डालते हैं। तो यह दबाव समूह का मुख्यतः माध्यम है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर का प्रश्न। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है लोकमत का अर्थ है, लोकमत का अर्थ है क्या है, तो सभी लोग जानते हैं कि लोकमत में क्या होता है कि सभी नागरिकों का मत होता है, ठीक है। किसका, सभी नागरिकों का। तो ऑप्शन जो डी कह रहा है कि सभी नागरिकों का एक मत, ठीक है। यानी कि सभी लोगों का एक मत होना चाहिए, वही क्या होता है, लोकमत होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न। अगर आप इसे रट लेते हैं या कॉन्सेप्ट में बैठा लेते हैं तो मुझे उम्मीद है आपका अच्छा स्कोर होगा आपके टीएसटी जीएस के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाइए फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी भी करते रहिए थ्योरिकल, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट भी करते रहिए। तो 27 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संप्रभुता के सिद्धांत का निम्नलिखित में से किसके उत्थान में ऐतिहासिक संबंध है, ठीक है। तो ऑप्शन 27 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें संपूर्ण एकात्मता, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन बी संपूर्ण एकात्मता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28। 28 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 28 कह रहा है फ्रेंड्स बहुलवादियों का मत है कि, तो फ्रेंड्स जो बहुलवादी थे उनका मत क्या था, तो उनका मत था कि राज्य भी समाज के संघों में एक होता है, ठीक है। यह बहुलवादियों का मत है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29। 29 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है एल्टोनियो ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति में से जुड़ा है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एल्टोनियो ग्राम्सी के अनुसार बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, सहमति, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन सी सहमति राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर का प्रश्न। 30 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, कह रहा है कि मार्क्स मार्क्स की मार्क्स मार्क्स मार्क्सवादी और मार्क्सवादी धारणा, ठीक है फ्रेंड्स, मार्क्सवादी धारणा, यानी कि उसकी जो मार्क्सवादी जो लोग थे उनकी धारणा किस प्रकार थी वही आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा मार्क्सवादी जो धारणा है वह बी ऑप्शन होगा, सामाजिक संबंधों का आधार भौतिक परिस्थितियों में है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 31 नंबर का प्रश्न। 31 नंबर का प्रश्न कह रहा है स्वेच्छातंत्रवाद का श्रेष्ठतम आधुनिक समर्थक निम्नलिखित में से कौन है। तो स्वेच्छातंत्रवाद का जो सबसे श्रेष्ठ आधुनिक, जो आधुनिक की बात हो रही है, समर्थक इन चारों में से कौन है। तो आपके जो नाजिक होते हैं, ठीक है, कौन, नाजिक। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नाजिक। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर का प्रश्न। तो ये भी देखिए उसी से मिलता, उस प्रश्न से इसका संबंध है, ठीक है। तो देख लेते हैं किस प्रकार से है। तो प्रश्न नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है, पहले एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया नामक पुस्तक की रचना किसने की है। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया नामक पुस्तक की रचना किसने की है। तो फ्रेंड्स इसकी जो रचना आपके रॉबर्ट नाजिक महोदय ने की है। किसने, रॉबर्ट नाजिक। कौन सी पुस्तक, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट नाजिक की यह पुस्तक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33। 33 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की प्रमुख कार्य प्रणाली है। तो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की जो प्रमुख कार्य प्रणाली है वह क्या है। तो वह फ्रेंड्स व्यापार है, ठीक है। क्या है, व्यापार है, कंफ्यूज मत होइएगा, रट लीजिए इसे, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, व्यापार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34। 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पराधीनता सिद्धांत साम्राज्यवाद के कौन से पहलू पर बल देता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स जो पराधीनता सिद्धांत होता है यह साम्राज्यवाद के सामरिक पहलू पर बल देता है। किस पे, सामरिक, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सामरिक। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 35, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का है प्रश्न नंबर
35, प्रश्न नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 35 थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि पार्टी रहित शासन एक अनुदार शासन है, जबकि पार्टी विरोधी शासन एक प्रतिक्रियावादी शासन है। यह कथन निम्न में से किस एक का है? ठीक है, तो प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। पार्टी रहित शासन एक अनुदार शासन है, जबकि पार्टी विरोधी शासन एक प्रतिक्रियावादी शासन है। यह कथन इन चारों में से किसका है? तो फ्रेंड्स यह जो कथन है आपके सार्टोरी का है। ठीक है, किसका है? सार्टोरी का है। ठीक है, देखिए सार्टोरी की एक अच्छी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है, क्या नाम है? प्रॉपर्टी एंड पार्टी सिस्टम। ठीक है, क्या नाम है? प्रॉपर्टी एंड पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सार्टोरी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 36 नंबर का प्रश्न। देखिए ये कूट संबंधी है, थोड़ा सा आप लोगों को अब इसमें, हाँ आप देखिए आप लोग थोड़ा सा अपना जो वीडियो की क्वालिटी है उससे बढ़ा लीजिएगा। हो सकता है मैंने इसमें जो क्वेश्चन है उसे छोटा कर दिया है, तो आप लोगों को धुंधला दिखाई दे। अगर क्वालिटी बढ़ा लेते हैं तो सही दिखेगा। ठीक है, 36 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित आयोगों को उनके गठन की तिथि के आधार पर काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आपके जो इसमें क्या है, आयोग कुछ है, उनको काल क्रम के अनुसार आपको रखना है, यानी कि कौन सा काल पहले आएगा या कौन सा काल सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, इस हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? तो सबसे पहले देखिए आपका जो है सरकारिया आयोग आएगा। ठीक है, सरकारिया आयोग आएगा। ठीक है, ये सरकारिया आयोग कब आया था फ्रेंड्स? तो यह आपका 1983 में आया था। ठीक है, कब आया था? 1983 में आया था। और आपका इसके बाद देखिए पूंछी आयोग। ठीक है, पूंछी आयोग है, तो ये पूंछी आयोग देखिए कब आया था? तो जो पूंछी आयोग है फ्रेंड्स, ये पूंछी आयोग नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, ये दूसरा नहीं आएगा, तीसरा आएगा। ठीक है, आपका 11वां वित्त आयोग आएगा इसके बाद। ठीक है, 11वां वित्त आयोग आएगा। तो 11वां वित्त आयोग कब आया था फ्रेंड्स? तो ये आपको 1998 में आया था। कब आया था? 1998 में आया था। तो 1998 हो गया हमारा। ठीक है, यानी कि पहले नंबर पर 4 फिर 2 आया। ठीक है, तो इसके बाद फिर हमारा कौन सा है? तो इसके बाद हमारा जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है ये आया था। तो ये कब आया था? तो ये आपका आया था फ्रेंड्स 2005, 5 अगस्त 2005 में आया था। तो 2000 ये 5 में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका बच रहा है कौन सा? पूंछी आयोग। तो पूंछी आयोग कब आया था फ्रेंड्स? तो यह आपका 2007 में आया था। ठीक है, कब आया था? 2007 में आया था। तो इस हिसाब से देखिए हमारा 4 2 3 1। ठीक है, 4 2 3 1 किस में है ये? तो ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 37 नंबर का भी प्रश्न। देखिए ये कूट संबंधी प्रश्न है, इसको और छोटा करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हो सकता है दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा और छोटा, हाँ अब दिख रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि भारत में पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 37 नंबर का प्रश्न। तो आपको सही कथन चुनना है। तो फ्रेंड देखिए इसमें जो आपका, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैं राइट आंसर बता दे रहा हूँ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 और 4। ठीक है, इसमें से आपका पहला नंबर राइट है, और इसके बाद दूसरा राइट है, और चौथा राइट है। ठीक है, और तीसरा देखिए क्या दिया था? पंचायतें संवैधानिक स्वास्थ्य के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, नहीं करती हैं। ठीक है, तो यही गलत है। तो 1 2 4 यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38 नंबर का भी प्रश्न देखिए आपका कूट संबंधी प्रश्न है, तो थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय, जो कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, की शक्तियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसकी शक्तियाँ देखिए आपका, इसमें देखते हैं क्या दिया, एक या एक से अधिक राज्यों तथा भारत सरकार के बीच किसी विवाद की स्थिति में आरंभिक अधिकारिता। तो ये तो राइट है, ये सही है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। दूसरा क्या दिया, उच्च न्यायालयों के विरुद्ध अपीलें सुनने की शक्ति, तो ये भी उच्च न्यायालय का अधिकार होता है। तीसरा दिया, इसके समक्ष आए किसी भी मामले में न्याय करने के लिए डिक्री और आदेश पारित करना, तो ये भी, यानी तीन राइट हो गए हमारे। चौथा क्या दिया, विधि से लंबित, सॉरी फ्रेंड्स, संबंधित मामलों में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देना, ये भी राइट। यानी इस हिसाब से हमारे सभी राइट हो रहे हैं, 1 2 3 4।
तो ऑप्शन ए में ही दिया है हमारा 1 2 3 4, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर आपका 39। देखिए 39 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के संबंध में सही है या हैं। तो देखिए कौन सा सही कथन है आपका प्रश्न नंबर 39। तो इसका देखिए आपका जो ऑप्शन बी दिया है 2 और 3 यही केवल राइट है, ठीक है। जो पहला दिया था कि राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान है, तो ये समान नहीं है, ठीक है। बाकी आपको जो दूसरा नंबर दिया है, किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव के लिए उस राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है, ठीक है, ये क्या करते हैं, संसद ऐसा कर सकती है। तो आपका ये दूसरा सही हो जाएगा। और तीसरा कहते हैं भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, तो यह भी ठीक है, आपका सही नहीं पूछा था, क्या पूछा है, सही है। सही है की बात आ रही है फ्रेंड्स, कौन सा परिसंघीय व्यवस्था के संबंध में सही है की बात आ रही है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका, तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा इस पर कंफ्यूज हो गया था। प्रश्न देखिए कह रहा था कि भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के संबंध में सही है, परिसंघीय की व्यवस्था के बारे में आ रही है। तो देखिए इसमें जो हमारा दूसरा दिया है, ठीक है, और तीसरा दिया है भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, तो ये भी सही है और तीसरा भी सही है, ठीक है, यानी दूसरा और तीसरा सही है। मैं इसे नागरिकता है में ले लिया था, है के वेब में, जबकि नहीं है, तो ये दोनों हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 2 और 3, तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ये भी कूट संबंधी प्रश्न है। प्रश्न देखिए कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या हैं। तो प्रश्न नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो आपका देखिए इसमें जो कौन सा हो जाएगा, इसमें तो पहला देखते हैं क्या दिया है, पहले संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तो बिल्कुल राइट, तो पहला राइट हो गया। दूसरा दिया राष्ट्रपति द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही कार्यपालक शक्ति का प्रयोग किया जाएगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरा क्या दिया है, संघ की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा, ये भी राइट है, यानी कि पहला हमारा राइट हो रहा है, तीसरा, तो इस हिसाब से पहला और तीसरा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। अगला प्रश्न देखिए आपका है 41 नंबर का प्रश्न। 2-4 प्रश्न आपको कूट संबंधी प्रश्न इसमें है फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके जो मैं प्रैक्टिस सेट लाया हूँ एकदम जैसे पेपर, मॉडल पेपर इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं 41 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में शिक्षा के अधिकार के बारे में निम्न से कौन सा या से कथन सही है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, मैं राइट आंसर बताता हूँ। ऑप्शन ए राइट होगा, 1 2 और 3 तीनों ही राइट हैं, ठीक है, तीनों ही आपके क्या है, कथन राइट हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 43 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, भारत के संविधान के अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 43 नंबर का प्रश्न, तो 43 नंबर के प्रश्न का जो आंसर राइट होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के जो संविधान के अनुसार जो धार्मिक कार्यों की बात हो रही है, उसके प्रबंध की स्वतंत्रता की बात इसमें की गई है, तो देखिए ऑप्शन ए जो दिया है, कुछ लघु संप्रदायों को छोड़कर प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार है, तो यह आपका अधिकार नहीं होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, 44 नंबर का प्रश्न। 44 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 44 नंबर कह रहा है कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 22 की बात हो रही है फ्रेंड्स, उसमें जो व्यक्तियों को गिरफ्तारी का जो निरोध, ठीक है, उनके संरक्षण के बारे में आपको देखना है कि कौन सा कथन, 3 ऑप्शन केवल हैं, तीनों में से राइट नहीं होगा। तो 44 नंबर का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें जो दिया है, गिरफ्तार किए गए तथा अभिरक्षा में निरुद्ध रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से 1 सप्ताह की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है, यह सही नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 देखिए कह रहा है भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 45 का जो राइट आंसर है आपका तीनों ही कथन सही है। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगले प्रश्न तब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 46। 46 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 46 नंबर का प्रश्न कह रहा है भारत में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स 46 नंबर के प्रश्न का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, शैक्षिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करने में राज्य किसी शैक्षिक संस्थान के प्रति इस आधार पर कि यह किसी बहुसंख्यक समुदाय के प्रबंधन के अधीन है भेदभाव करेगा। ठीक है, यह आपका कथन क्या है, सही नहीं है। किसके विषय में, भारत का जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार होते हैं तो उस विषय में यह कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 47। 47 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 47 नंबर का प्रश्न। तो उपराष्ट्रपति के बारे में बात हो रही है, उनके कार्यालय के संबंध में 4 कथन दिए गए हैं। चारों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो देखिए जो ऑप्शन ए है यही सही नहीं है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है, प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 48। 48 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा नीति निर्देशक के संबंध में नहीं सही है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका जो दिया है डी, निदेशक तत्व भारत को विश्व का एक उन्नत पूंजीवादी देश बनाने के लिए निर्दिष्ट है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न तब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 49। 49 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामले में जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति हों या उपराष्ट्रपति हों, यदि कोई उनके निर्वाचन के समय कोई संदेह या विवाद उत्पन्न होता है तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट होता है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या होता है, जांच एवं उसका निर्णय लिया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर का प्रश्न। 50 नंबर का प्रश्न कह रहा है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पद से केवल उसके किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा होते हैं उन्हें आप भारत की जो संसद होती है, ठीक है, संसद की दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में क्या होते हैं, संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं उनके पद से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, भारत की संसद की दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 51। 51 नंबर का प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, 51 नंबर का प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध है किसमें, भारत के जो संविधान अनुच्छेद 350 और 350 ए आर्टिकल है, ठीक है, उसके अंतर्गत आपका भारत में जो प्राथमिक स्तर पर क्या होती है, मातृभाषा में शिक्षा देने की सुविधा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, कौन सा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 53। 53 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 53 नंबर का प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह, उसका क्या दायित्व है। तो फ्रेंड्स उसका दायित्व यह है कि बाह्य जो आक्रमण और आंतरिक अशांति से क्या करे, राज्य की सुरक्षा करे। ये आर्टिकल 355 का, ठीक है, उसमें इसका प्रावधान किया गया है, उसके माध्यम से उसका यह दायित्व हो जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर का प्रश्न। 54 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कूट संबंधी आ गया फिर से।
देखिए प्रश्न देख लीजिए पहले क्या कह रहा है, फिर कूट को देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में, ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात हो रही है। तो देखिए उसके बारे में 4 कथन दिए गए हैं, ठीक है। चारों में से आपका कौन सा राइट होगा, ठीक है, उसे अब मैं बता दे रहा हूँ। आप पीडीएफ को अच्छे से आप टेलीग्राम से देख लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा कौन सा 2, 3, 4, 2, 3, 4 क्या है, ये आपके राष्ट्रीय मानव अधिकार से संबंधित है। कौन, 2, 3, 4। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कौन सा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 55। 55 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स। 55 नंबर का प्रश्न, सॉरी फ्रेंड्स, असुविधा के लिए माफी चाहेंगे। 55 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया। तो इसमें आपको बताना है किसे हराकर वह दिल्ली पर क्या किया था, 1955 में अधिकार प्राप्त किया था। कौन, हुमायूं। तो देखिए हुमायूं ने सिकंदर शाह को हराया था। किसे, सभी लोग जानते हैं, हिस्ट्री का प्रश्न है, तो सिकंदर शाह को हराया था। बहुत इजी प्रश्न था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर शाह को हराकर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 56। 56 नंबर का प्रश्न पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके हम लोग विकल्प को देखेंगे। प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ये किया आ गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे किया नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे किया नहीं होगा, किस होगा, ठीक है, किस, ठीक है, किस होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया, ठीक है। ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने पिंडारियों और पठानों का दमन किया था। आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन आपका दिया है, पहला लॉर्ड विलियम बेंटिंग, दूसरा दिया है आपका लॉर्ड एडम, सॉरी फ्रेंड्स, एमहर्स्ट, और सी दिया है लॉर्ड डलहौजी, और डी दिया है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो प्रश्न नंबर हमारा कौन सा था, ये 56 नंबर का प्रश्न था। तो 56 नंबर के प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन इसमें हमारा जो हेस्टिंग्स जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसने क्या किया था, पिंडारियों और पठानों का दमन किया था। किसने, लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर, ये आपका 57 है, ठीक है, इसमें आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, ये 57 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, 57 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। बहुत इजी प्रश्न, तो सभी लोग जानते हैं अमेरिका में किसने की थी, लाला हरदयाल ने, ठीक है, किसने की थी, लाला हरदयाल ने की थी। कब की थी, इन्होंने 1913 में की थी। कब की थी, ये भी याद रखिएगा, 1913 में लाला हरदयाल ने क्या किया था, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 58। 58 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना ध्येय घोषित किया। मैंने किसी एक प्रैक्टिस सेट में इस प्रश्न को मैंने कराया, मुझे याद है फ्रेंड्स, ठीक है। यदि आप लोगों को याद नहीं होगा तो इसका मतलब वीडियो आप सही से नहीं देखते, पूरा नहीं देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो कौन सा अधिवेशन था, तो 1929 में वो अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, ठीक है। उसमें क्या किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उसमें, ठीक है, क्या किया गया उस अधिवेशन में, स्वराज का अपना ध्येय घोषित किया गया, पूर्ण स्वराज का, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929। अगला प्रश्न देखते हैं, 59 नंबर का प्रश्न। 59 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना की। पटना नगर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 59 नंबर के प्रश्न का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शेरशाह, ठीक है। शेरशाह ने पटना नगर के क्या की थी, स्थापना की थी। तो देखिए पटना नगर ये क्या था, आधुनिक पटना नगर, ठीक है, शेरशाह ने उसकी स्थापना की थी। और उसमें क्या किया था, दुर्ग बनवाए थे, अनेक सराय उसमें बनवाए थी, ये शेरशाह ने उसे बनवाया था उसमें, ठीक है, पटना नगर में। और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी दे सकता है ऑप्शन में, यदि उदयन दे देगा तो उदयन का संबंध किससे हो जाएगा, पाटलिपुत्र से, ठीक है। पाटलिपुत्र जिसे हम लोग आधुनिक में पटना कहते हैं, ठीक है। आधुनिक में पटना नगर की स्थापना हमारे शेरशाह ने करे थे, लेकिन पाटलिपुत्र की बात आएगी तो उदयन, ठीक है, उदयन यानी उदयभद्र, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 60। 60 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया। आसान सा प्रश्न, शाहजहां ने कराया था, ठीक है, सभी लोगों को पता है, क्या इस पर डिस्कशन ज़्यादा हो, शाहजहां ने कराया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 61। 61 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है,
युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। तो यह कथन है आपके हीगल महोदय का। ठीक है, किसका है? हीगल महोदय का है। हीगल महोदय क्या कहते हैं कि युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमत्ता को क्या करती है? प्रकट करती है। कौन कहते हैं ऐसा? हीगल कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर का प्रश्न। 62 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित करता है? ठीक है, अवरोध यानी कि बाधा उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स यह आपके स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है यह क्या करता है? आपका निवारक निरोध यानी कि अवरोध पैदा करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 63 और ये आखिरी प्रश्न होगा फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं हम लोग आखिरी प्रश्न को इस प्रैक्टिस सेट में। हमारे आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। कितनी अच्छी बात कही गई है। देखिए एक बार फिर से इस बात को देखते हैं। क्या कहा गया कि सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। बहुत बड़ी बात कही गई है फ्रेंड्स। तो यह कथन आपको बताना है। तो यह कथन जो है आपके किसका है? तो यह आपके अब्राहम लिंकन महोदय का कथन है। ठीक है, किसका है? अब्राहम लिंकन महोदय का यह कथन है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का हम लोगों ने लगभग एक आध दो प्रश्न स्किप रहे होंगे, तो लगभग हम लोगों ने 60 प्रश्नों को तो इसमें इंक्लूड कर ही लिया था, जो कि काफ़ी अच्छे प्रश्न थे फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए कुछ ज़रूर हेल्पफुल होंगे यदि आप वीडियो को पूरा देखे होंगे तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो के लिए तब तक हम लोग वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।